हम किसको पढ़ रहे थे? ब्रायोफाइटा को पढ़ रहे थे। और ब्रायोफाइटा के बारे में हमने लगभग चीजें पढ़ ली थी। ब्रायोफाइटा के हमने हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, ऐसा कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रुई की जगह सैनिकों के घाव भरने में काम में लिया गया था। तो आपका आंसर आना चाहिए स्फैग्नम को। इस स्फैग्नम से फ्यूल भी प्राप्त की जाती है, ईंधन भी प्राप्त की जाती है। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आप हेडिंग लिखेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व, ये जो ब्रायोफाइटा है इसका इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, या फिर अदर कौन सी फील्ड के अंदर हम ब्रायोफाइटा को काम में ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो ब्रायोफाइटा का उपयोग है हमारी लाइफ के अंदर, हमारा जो जीवन है उसमें ब्रायोफाइटा का सबसे पहला उपयोग, ध्यान से सुनना, ये जो ब्रायोफाइटा है ये मृदा अपरदन को रोकता है। किसको रोकता है? मृदा के अपरदन को। अब मृदा अपरदन का मतलब समझ गए होंगे कि जब तेज तूफान आता है, देखो जो सूखे क्षेत्र होते हैं तो सूखे क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो कैसी रहती है? सूखी रहती है। और वहां पे तूफान भी बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे हमारे जितने भी जो रेगिस्तान है, ठीक है, उन रेगिस्तान की मिट्टी क्या रहती है? सूखी रहती है। नमी क्या रहती है? कम रहती है। और नमी कम होने की वजह से जब तेज तूफान आता है तो तूफान के साथ मिट्टी क्या होती है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मृदा का क्या होना? अपरदन होना। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है, जहां पर ये ब्रायोफाइटा उगे हुए रहते हैं, ये ब्रायोफाइटा क्या करते हैं? उस तूफान के टाइम पर मृदा अपरदन को क्या करते हैं? रोकते हैं। मृदा अपरदन को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इंपोर्टेंट है, सवाल ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा पादप जगत है जिसके सदस्य मृदा अपरदन को रोकते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ब्रायोफाइटा के सदस्य। अब दूसरा काम देखो, ये जो ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं ये जल का अवशोषण करते हैं। जल का क्या करते हैं? अवशोषण, यानी कि अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। कौन से पादप? आप क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या कर सकते हैं? अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर सकते हैं। इस कारण से ये बाढ़ को रोकने का काम भी करते हैं। बाढ़ को रोकते हैं या फिर बाढ़ से बचाते हैं। बाढ़ से हमें बचाते हैं। जब कई बार ऐसे क्षेत्र जो समुद्री किनारों के पास में होते हैं, जो समुद्री किनारों के पास में होते हैं, तो वहां पे बाढ़ आने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो अगर वहां पे ब्रायोफाइटा उगे हुए हैं तो ये ब्रायोफाइटा क्या कर सकते हैं? वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। जल का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अवशोषण कर सकते हैं। तो जब बाढ़ आएगी तो ये जल का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। तो हमें बाढ़ पर क्या मिल जाएगा? नियंत्रण मिल जाएगा, या फिर बाढ़ से हमें क्या कर सकते हैं? ये बचा सकते हैं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए कि ब्रायोफाइटा क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है, और साथ में ही ब्रायोफाइटा का उपयोग जल अवशोषण करता है, इसलिए ये बाढ़ का नियंत्रण करने में भी क्या है? सहायक है। ठीक है, इसके बाद इसका जो तीसरा काम है, आपने एक नाम सुना होगा मोस। नाम सुना है क्या? मोस का। पहला सवाल तो ये बनेगा कि ये जो मोस है ये होते हैं ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनो, सवाल क्या बनेगा? मोस होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आप क्या कहेंगे? ये जो मोस है, मोस एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइटा है। मोस एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइटा है। आप क्या बोलेंगे? मोस एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। इस मोस का उपयोग एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। बात समझ में आई? मोस का उपयोग किसमें किया जाता है? एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। देखो एंटीबायोटिक, एक तो आप क्या लिखते हैं? एंटीबायोटिक लिखते हैं, एंटीबायोटिक। और एक आप क्या लिखते हैं? एंटीसेप्टिक लिखते हैं। अब मैंने आपके सामने क्या लिखा कि ये जो मोस है, मोस एक प्रकार के क्या होते हैं? आप क्या कहेंगे? ब्रायोफाइट्स होते हैं। इन मोस से क्या बनाई जाती है? एंटीसेप्टिक्स बनाई जाती है। ठीक है, एक नाम आप एंटीबायोटिक भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
देखो ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उन पे कहां जाके काम करते हैं, हमारी बॉडी में। भाई हम एंटीबायोटिक है, उन टैबलेट्स को हम लेंगे तभी तो हमें रोगों से क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे डेटोल है, क्या हमारी डेटोल, डेटोल क्या होती है, एंटीसेप्टिक। कभी आपने सुना है डेटोल एंटीबायोटिक होती है, नहीं सुना ना। हम क्या पढ़ते हैं कि डेटोल क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है। मान लो आप कहीं से कट गए, तो कट गए तो आप किसका यूज करोगे, एंटीसेप्टिक का। आप एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कट गए, उसके ऊपर टैबलेट रख ली, एंटीबायोटिक रख ली, टैबलेट रख गई, क्या सही हो जाएगा घाव, नहीं होगा। क्या ब्लीडिंग रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर सकती है, काम कर सकती है। लेकिन एंटीसेप्टिक है, जैसे आपको लग गई, घाव हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो आप उसको साफ करने के लिए क्या काम में ले रहे, कुछ क्रीम भी होती है जो एंटीसेप्टिक होती है। भाई लिखा हुआ आता ना कि एंटीसेप्टिक है, कुछ फेस क्रीम भी आती है, कुछ बॉडी क्रीम भी आती है। आप कहीं से जल गए, आप कहीं से कट गए, तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स मिलती है, या फिर जो डेटोल है वो ऑलरेडी क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, अब आपको ये बात याद कर लेना है कि मोस या फिर ब्रायोफाइटा से क्या प्राप्त की जाती है, एंटीसेप्टिक प्राप्त की जाती है। यहां पे आप इस एंटीबायोटिक को भूल जाना, क्या प्राप्त की जाती है, एंटीसेप्टिक। इसके बाद चौथा इसका काम, हमने कल स्फेगनम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, स्फेगनम। और मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे उसके उपचार के लिए, घावों के उपचार पर रुई की जगह किसको काम में लिया गया था, स्फेगनम को काम में लिया गया था। देखो इस स्फेगनम से पीट प्राप्त किया जाता है, यानी आप क्या बोल सकते हैं, स्फेगनम का उपयोग हम फ्यूल यानी किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। फ्यूल या फिर किसके रूप में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने लास्ट टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा से। हमने ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व में 4 ही पॉइंट पढ़े। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि जिस क्षेत्र में ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं ये ऐसे परत सी बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, और जब पूरी की पूरी मिट्टी पर ऐसे लेयर बन जाती है तो जब तूफान आते हैं तो तूफान क्या नहीं कर सकते, वहां पे मृदा का अपरदन नहीं कर सकते। तो मृदा अपरदन को कौन रोकते हैं, ब्रायोफाइट्स रोकते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण की क्या पाई जाती है, अधिक क्षमता पाई जाती है। इस वजह से ये हमें बाढ़ पर भी क्या दिलाते हैं, नियंत्रण दिला देते हैं। इसके बाद ये जो मोस है, मोस एक प्रकार का क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, मोस एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। इस मोस से हम क्या प्राप्त करते हैं, एंटीसेप्टिक प्राप्त करते हैं, हम एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ ओम सिंह भाटी जी राइट। इसके बाद चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्फेगनम। इस स्फेगनम से पिट या फिर क्या प्राप्त किया जाता है, फ्यूल यानी कि ईंधन प्राप्त किया जाता है। ये किसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ये ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, यानी कि आर्थिक महत्व है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करती हूं, तो आप लिखेंगे तीसरा भाग टेरिडोफाइटा। देखो हमने थेलोफाइटा पढ़ लिया है, हमने ब्रायोफाइटा को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कमेंट सेशन पे ध्यान कम दो और सामने ध्यान ज्यादा दो। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग लिख लेंगे अब टेरिडोफाइट्स। आप हेडिंग क्या लिख लेंगे, टेरिडोफाइट्स। कि टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से जीव आते हैं, इन टेरिडोफाइट्स का उपयोग हम कहां करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो टेरिडोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइट्स के अगर मैं सबसे पहले लक्षण की बात करूं कि टेरिडोफाइट्स के जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, वो क्या क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो टेरिडोफाइट्स है इनका जो शरीर है, आप क्या कहेंगे, टेरिडोफाइट्स का जो शरीर है ये पत्तियां यानी कि लीफ, पत्तियां प्लस तना यानी स्टेम प्लस जड़ यानी रूट में क्या होता है, विभेदित होता है। रूट में क्या होता है, विभेदित होता है। यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि टेरिडोफाइटा का काय थैलस होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि टेरिडोफाइटा का काय थैलस होता है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि थैलस में तो कौन आएगा, थैलोफाइटा, और कौन आएगा, ब्रायोफाइटा। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, ब्रायोफाइटा में विकास हुआ तो क्या बने, टेरिडोफाइटा बने। और टेरिडोफाइटा के जो पादप हैं उनका लक्षण
सबसे पहला लक्षण हमने क्या देखा कि पादपों का जो शरीर है, अगर हम देखेंगे तो हम, अगर मान लो मैंने आपको एक टेरिडोफाइटा दिया, मान लो मैंने आपको इक्विसिटम दे दिया, ये एक टेरिडोफाइटा है, तो आप क्या देखोगे, आप मुझे बता सकते हो मैडम ये इसकी लीफ है, ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इनका शरीर पत्तियां, तना व जड़ में क्या होता है, विभेदित होता है। अब देखो टेरिडोफाइटा किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, क्योंकि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्रिप्टोगैम्स में मैंने आपको क्या लिखाया था कि जितने भी क्रिप्टोगैम्स है इनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, कभी फूल नहीं बनते, और साथ में जो सीड है ये बीज भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी टेरिडोफाइटा के जो सदस्य हैं, टेरिडोफाइटा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में फ्लावर्स, फूल भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और फूल नहीं बनेंगे तो आप क्या कहेंगे, बीज या फिर सीड भी इनमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब वेस्क्यूलर सिस्टम को क्या कहा जाता है, संवहन उत्तक कहा जाता है। वेस्क्यूलर सिस्टम को क्या कहा जाता है, संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक में क्या क्या आते हैं, संवहन उत्तक में हमारा फ्लोएम आता है, और दूसरा हमारा क्या आता है, जाइलम आता है। संवहन उत्तक में क्या आएगा, एक तो फ्लोएम आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, जाइलम आएगा, ठीक है। तो जब वेस्क्यूलर सिस्टम काम कर रहा है, अगर हम संवहन तंत्र की बात करें तो देखो हमने पढ़ा था कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के सदस्य बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें भोजन और जल मिनरल्स के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वेस्क्यूलर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। लेकिन टेरिडोफाइटा के जो सदस्य हैं इनमें वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये टेरिडोफाइटा का मुख्य लक्षण है, ये टेरिडोफाइटा का क्या है, मुख्य लक्षण है। अच्छा सवाल बन जाता है कि टेरिडोफाइट्स का मुख्य लक्षण क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, टेरिडोफाइट्स का मुख्य लक्षण है कि इनमें वेस्क्यूलर सिस्टम के रूप में हमारा फ्लोएम और जाइलम उत्तक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहां से क्लियर है टेरिडोफाइट्स के अलावा। इसके अलावा देखो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, अगर इनकी उपस्थिति देखी जाए तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स है, ये जो कुछ आर्द्रता वाले क्षेत्र, आर्द्र प्लस नमी, यानी आर्द्र और नमी वाले स्थानों पर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, टेरिडोफाइट्स की उपस्थिति देखी जाती है। समझ रहे हो, शरीर पत्तियां, तना व जड़ में विभेदित होता है। टेरिडोफाइट्स में भी फ्लावर्स नहीं बनते और सीड का निर्माण भी नहीं होता। वेस्क्यूलर सिस्टम, संवहन तंत्र क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और संवहन तंत्र के रूप में क्या पाया जाता है, फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे की मैं अगर बात करूं, देखो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक लीफ की स्ट्रक्चर बना रही हूं, या आप क्या कहेंगे, मैडम टेरिडोफाइट्स की एक लीफ है। लीफ यानी कि क्या है, एक पत्ती है, एक लीफ है। होता क्या है कि लीफ के आसपास वाले एरिया में ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, बीजाणुधानियां, स्पोरेंजियम। इनको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम को आप हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए बीजाणुधानी। स्पोरेंजियम को आप क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इन स्पोरेंजियम में ये जो बीजाणुधानी है, इन बीजाणुधानी में ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। छोटे छोटे क्या बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, स्पोर कहा जाता है। यानी कि क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, स्पोर। वो बीज नहीं बनते, यहाँ पे क्या है कि इस लीफ में कुछ छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी होती है, जिनको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। और इन बीजाणुधानियों में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, बीज बनते हैं। अब जब ये बीज यहां से झड़ जाएंगे, झड़ जाएगा मतलब समझ गए, जब ये बीजाणुधानी यहां से फटेगी तो ये बीज क्या हो जाएंगे, यहां से अलग हो जाएंगे, और ये बीज क्या करेंगे, फिर से अंकुरित होकर नया क्या बनाएंगे, टेरिडोफाइटा बनाएंगे। नया क्या बनाएंगे, टेरिडोफाइटा बनाएंगे। तो सवाल क्या बनता है, उसकी बात सुनो। सवाल क्या होता है उसकी बात सुनो कि ये जो लीफ है, ये जो पत्ती है जिस पर ऐसे बीजाणुधानियां पाई जा रही है, स्पोरेंजियम पाई जा रही है, और स्पोरेंजियम में क्या पाए जा रहे हैं, स्पोर्स पाए जा रहे हैं, बीज पाए जा रहे हैं। इस लीफ को क्या कहा जाता है, ये नाम पूछा जाता है, इस लीफ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्पोरोफिल।
स्पोरोफिल इसका नाम है। इसका नाम क्या है? स्पोरोफिल। यही यहां पे इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफिल क्या है? इस लीफ का नाम है। सवाल क्या पूछेगा कि स्पोरोफिल जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, वो कौन से पादप जगत के सदस्यों में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? टेरिडोफाइटा के सदस्यों में। किसमें पाई जाएगी? टेरिडोफाइटा के सदस्यों। रिवाइज कर लो। देखो, टेरिडोफाइटा के जो सदस्य हैं, इनकी जो लीफ है, इस लीफ पर कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम स्पोरेंजियम या फिर क्या कहते हैं? बीजाणुधानियां कहते हैं। इन स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, बीज बनते हैं। और ये जो स्पोर है, जब ये बीजाणुधानी यहां से फट जाती है तो स्पोर बाहर आते हैं और जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर नया क्या बना लेते हैं? टेरिडोफाइट बना लेते हैं। अब जो ये लीफ है, इसका नाम पूछा जाता है, तो इस लीफ का नाम आप क्या बताएंगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल नाम की जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, वो कौन से वर्ग के पादप सदस्यों में पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट्स के सदस्यों में। एक बार रिवाइज करो, देखो मेरे साथ, याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? हम टेरिडोफाइट को पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइट किस में आता है? क्रिप्टोगैम्स में आता है। क्रिप्टोगैम्स कौन से पादप होते हैं? क्रिप्टोगैम्स वो पादप होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनता, और पुष्प नहीं बनता तो उनमें सीड यानी बीज का निर्माण भी नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट के लक्षण की बात कर रहे हैं। तो लक्षण में देखा गया कि इनका जो मुख्य लक्षण था वो क्या था कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र के रूप में जाइलम और फ्लोएम क्या थे? उपस्थित थे। और ये विकसित प्रकार के टेरिडोफाइट थे। और सबसे पहले वही ब्रायोफाइटा तो क्या थे? जो जल और स्थल दोनों पे थे। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है, ये केवल कहां उपस्थित थे? स्थल पर उपस्थित थे। तो सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहले स्थल पर आने वाले कौन से पादप सदस्य थे? तो आप क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट्स थे। अरे फ्लावर ही नहीं होता तो बीज नहीं बनेंगे ब्रह्मोस जी। फूल नहीं होगा, बिना फूल के बीज बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। तो बिना फ्लावर के तो बीज बन ही नहीं सकते। ओके, फिर आप क्या कहेंगे कि ये आर्द्र और नमी वाला जो क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, वहां पे इनकी उपस्थिति देखी जाती है। फिर हमने क्या कहा कि ये जो टेरिडोफाइट्स है, इनमें कुछ स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर कहां बनते हैं? स्पोरेंजियम में। और ये स्पोरेंजियम कहां उपस्थित होती है? इनकी लीफ पे। ठीक है, और इनकी लीफ पे जब ये स्पोरेंजियम उपस्थित होती है तो इस लीफ को हम क्या कह देते हैं? स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? चलो आगे। क्लास को शेयर नहीं किया रे तुमने? चलो आगे। फ्रूट नहीं बनता। अरे फल कैसे बनेगा? बिना फ्लावर के बीज भी नहीं बन सकते और फल भी नहीं बन सकते, नहीं बनता। पूजा जी क्या करना है आपको क्वालिफिकेशन का? ये बात आपको समझ में आई। अब आगे देखो, आगे बात सुनो। ठीक है, आगे की बात क्या है? आगे हम बात करेंगे कि सबसे विशालतम टेरिडोफाइटा, सबसे विशालतम टेरिडोफाइट यानी टेरिडोफाइटा का सबसे विशालतम जो टेरिडोफाइट है उसका नाम पूछा जाता है। तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे? फर्न लिखेंगे। उसका नाम क्या लिखेंगे? फर्न लिखेंगे। सवाल पूछा जाता है फर्न क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये जो फर्न है ये एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। और जो सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है, जो सबसे विशालतम टेरिडोफाइट है, वो कौन सा होता है? आप क्या कहेंगे? फर्न होता है। सबसे विशालतम जो टेरिडोफाइट है वो कौन सा होगा? फर्न होगा। इसके बाद में देखो, नोट लगा के आपको क्या करना है? नोट लगा के कुछ चीजें ऐड करनी है। नोट लगा के, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? अगर मैं इन टेरिडोफाइट्स में बात करूं, देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है, सबसे पहले टेरिडोफाइटा के जीवाश्म का अध्ययन, टेरिडोफाइट के जीवाश्म का अध्ययन। देखो अब टेरिडोफाइट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जीवाश्म का मतलब आप समझ गए कि पहले क्या हुआ था कि ये सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए थे? धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। तो उनको हमने क्या बोल दिया? जीवाश्म बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के जीवाश्म
इसका अध्ययन एक सूरज नामक वैज्ञानिक ने किया था। सूरज नामक वैज्ञानिक ने किया। इंपॉर्टेंट है, सूरज नामक वैज्ञानिक ने किया। अच्छा सवाल बन जाता है कि जब टेरिडोफाइटा नष्ट हो गए थे, जब टेरिडोफाइटा किसमें कन्वर्ट हो गए थे? जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो वो कन्वर्ट होने के बाद उनकी जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है, वो किसने किया? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सूरज नामक वैज्ञानिक ने इन टेरिडोफाइटा के जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? अगर मैं टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करूं कि टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल क्या है, तो उदाहरण के साथ साथ आप इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी लिखते जाना। उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहला जो उदाहरण है, इसका उदाहरण आप लिखेंगे इक्विसिटम। क्या लिखेंगे? इक्विसिटम। इंपॉर्टेंट है इक्विसिटम, स्टार लगा लेना। इक्विसिटम नाम कुछ ऐसा ही है, ध्यान से सुनो। इक्विसिटम एक प्रकार का क्या है? टेरिडोफाइटा है। और इस इक्विसिटम से क्या प्राप्त किया जाता था? सोना प्राप्त किया जाता था। क्या प्राप्त किया जाता था? सोना प्राप्त किया जाता था। अब देखो ये सोना कैसे प्राप्त किया जाता था? जो पहले के जो चरवाहे समझते हो ना, जो ये गाय भैंस बकरी वगैरह चराते हैं, वो लोग क्या करते थे कि जो उनकी भेड़ बकरियां होती थी, उनके पैरों के नीचे कुछ ऐसी कीले वगैरह लगा के रखते थे कि जब वो भेड़ वगैरह चले तो अगर कहीं पे इक्विसिटम प्रेजेंट है, तो वो जब घिसट होती थी तो वो इक्विसिटम क्या हो जाता? उनके पैर के चिपक जाता था। और फिर वो लोग क्या करते थे? डेली चेक करते थे कि किसी ना किसी पशु भेड़ के पैर के तो क्या लगा होगा? इक्विसिटम लगा होगा। और वो वहां से उस इक्विसिटम को हटाकर क्या प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे। तो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है, देखो पादप है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? सोना प्राप्त किया जाता है, गोल्ड प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इस इक्विसिटम नाम के टेरिडोफाइटा से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सोना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसका नाम है लाइकोपोडियम। दूसरा एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का, इसका नाम क्या होता है? लाइकोपोडियम। क्या नाम होता है? लाइकोपोडियम। देखो लाइकोपोडियम के जो बीज बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं, इन बीज का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। इस बीज का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। दवाइयां बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाएगा? दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। पहला कौन सा हो गया? इक्विसिटम। और दूसरा कौन सा हो गया? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम से हम के बीज से हम क्या बना सकते हैं? मेडिसिन बना सकते हैं, दवाइयां बनाई जाती है। तीसरा जो आपको टेरिडोफाइटा याद रखना है, वो याद रखना है मार्सेलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा होता है? मार्सेलिया। और मार्सेलिया का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि ये जो मार्सेलिया, इसको क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है। मार्सेलिया को खाया जा सकता है, खाया जाता है सलाद के रूप में। सलाद बनाया जा सकता है किससे? मार्सेलिया से। तो मार्सेलिया को हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा एक बार। आपने ये याद कर लिया होगा, सबसे विशालतम जो टेरिडोफाइटा है वो कौन सा है? फर्न है। मैं यहां पे लिख रही हूं जो पॉइंट छूट गए हैं। ठीक है, मार्सेलिया आपको याद हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको चौथा एग्जाम्पल याद रखना है, टेरिडियम। चौथा एग्जाम्पल क्या है? टेरिडियम है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार में रिवाइज करूंगी तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हाँ दक्षता सिंह जी, बोलिए आप। सुनील जी, आवर्त बीजों में पहुंचने तो दो मुझे। अच्छा पूजा जी, थैंक यू। हाँ बताएंगे ब्रह्मोस जी, बताएंगे। आज मॉर्निंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। चलो ठीक है, हमने चौथा एग्जाम्पल क्या लिया है?
डियम लिया है। ये जो टेरिडियम है इसको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, चारे के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पशु होते हैं, पशु इसको चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, किसको, टेरिडियम को, क्योंकि टेरिडियम हम किसके रूप में उपयोग करते हैं, चारे के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये जो टेरिडोफाइटा है इससे अच्छा सवाल देखने को मिलता है और उस टेरिडोफाइटा का नाम है स्पोंजिला। सबने नाम सुना है आपने, स्पोंजिला, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्पोंजिला से सवाल। ये स्पोंजिला क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। देखो स्पोंजिला में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। अगर एक बार स्पोंजिला की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये स्पोंजिला पुनः क्या हो सकता है, जीवित हो सकता है, पुनः क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सवाल क्या बनेगा, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, स्पोंजिला के अंदर पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। इस कारण इस स्पोंजिला का उपयोग सजावटी पादप के रूप में किया जाता है, सजावटी पादप के रूप में किया जाता है, सजावटी पादप के रूप में किया जाता है। सजावटी पादप के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, इसलिए किया जाता है कि अगर एक बार ये स्पोंजिला है, अगर इसकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद ये नया स्पोंजिला का निर्माण कर लेगा। क्यों कर लेगा, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें किसका गुण पाया जाता है, पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एक बार देखो मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अजय मिल्क जी रुक जाओ, मेरे भाई रुक जाओ, मैं सब बताऊंगी आपको, रुको तो सही। देखो हम पढ़ रहे टेरिडोफाइट्स, हमने क्या देखा कि इन टेरिडोफाइट्स में जो सबसे विशालतम टेरिडोफाइट है, इसका सवाल बनता है। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे विशालतम जो टेरिडोफाइट है इसका नाम क्या है, फर्न नाम है। क्या नाम है, फर्न नाम है। इसके बाद मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले देखो ये जो टेरिडोफाइट्स है, जब ये टेरिडोफाइट्स खत्म हो गए तो क्या बन गए, जीवाश्म का निर्माण कर लिया। और ये टेरिडोफाइट्स के जो जीवाश्म है इनका अध्ययन सबसे पहले सूरंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे पहले इनका जो जीवाश्म का अध्ययन है ये किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, सूरंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आप इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखो सवाल नहीं पूछा जाता सबसे छोटा सबसे बड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है इनके एग्जाम्पल से। अगर ये एग्जाम्पल आपको याद हो गए तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या है, इक्विसीटम। और आप इक्विसीटम से क्या याद रखेंगे, इक्विसीटम से क्या प्राप्त किया जाता है, सोना प्राप्त किया जाता है, इक्विसीटम से सोना प्राप्त किया जाता है। फिर आप क्या लिखेंगे, लाइकोपोडियम। रिवाइज करो मेरे साथ साथ, हाँ सोनिया जी मैं सबकी सुनूंगी, एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करो। ठीक है, आप फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, लाइकोपोडियम लेंगे कि लाइकोपोडियम के जो बीज बनते हैं, जो सीड बनते हैं, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, दवाई बनाने के अंदर किया जाता है। रिवाइज करो मेरे साथ साथ, किसमें किया जाएगा, दवाइयां बनाने के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहेंगे, मार्सेलिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, मार्सेलिया। देखो ये जो मार्सेलिया है, इस मार्सेलिया को खाया जा सकता है। देखो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है आपको सबको ही पढ़ना है, मैं तो आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करूंगी कि आप अच्छे से सेट हो जाओ कहीं पे, और एग्जाम के अंदर कभी साइंस में प्रॉब्लम नहीं आए, साइंस को देख के आप घबराओ नहीं। तो सो गाइज मेरा साथ दो, मैं आप सभी की सुनूंगी और आपको भी मेरी सुननी है, तो थोड़ी टाइम के लिए प्लीज मेरी सुन लो, बाद में मैं आपकी सुन लूंगी। नाराज होने वाली कौन सी बात है यार, जब हम एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो अगर हम ही एक दूसरे से नाराज होंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारी एक फैमिली है, हम एक परिवार के सदस्य हैं, तो मैं सबकी सुनूंगी। ओके, तो आप इसको याद रखो। आप क्या कहेंगे, लाइकोपोडियम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके बीजों का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। फिर आप क्या कहेंगे, तीसरा जो सदस्य है वो कौन सा होता है, मार्सेलिया होता है। मार्सेलिया को खाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि लास्ट
चौथा जो एग्जाम्पल है ये क्या होता है, टेरिडियम होता है। और टेरिडियम का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, चारे के रूप में करते हैं। फिर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है मैंने, अगला जो टेरिडोफाइटा है जो इंपोर्टेंट है वो कौन सा है, स्पोंजिला है। आप याद रखेंगे क्या है, स्पोंजिला है। देखो स्पोंजिला में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग सजावटी पादप के रूप सजावटी पादप के रूप में भी किया जाता है। ये बात थी टेरिडोफाइट से। ये सवाल पूछे जाएंगे आपको टेरिडोफाइटा से। जो सवाल मैंने आपको बताए हैं यहां से कंप्लीट सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपको टेरिडोफाइटा से करने हैं, ठीक है। मैम इनमें तो सीड होता ही नहीं है। अरे स्पोर नहीं बनते क्या, वो सीड की बात नहीं कर रही पंकज नेगी जी, मैं जो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम में, जो स्पोर बनते हैं ना स्पोरेंजियम में, मैं उनकी बात कर रही हूं। हाँ दक्षता जी बताएंगे, ओल्ड क्लासेस के बारे में आप बताएंगे। आप कोर्स खरीद लो ना, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये टेरिडोफाइटा पूरा पढ़ लिया है। अब एक बार मुझे आप रेस्पॉन्स दे दो, आप रेस्पॉन्स दिया करो कि हाँ मैम ये बात हमें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे रेस्पॉन्स दे दो ताकि अपन आगे चले। आज जिम्नोस्पर्म भी पूरा करना है हमें। ओके 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 जितेंद्र जी, मम्मी के लाडले सुक्षा बिश्नोई, सुनीता सुंडा जी, ओके सोनू वर्मा जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। हाँ एजोला नील हरी सेवाल उर्वरक के रूप में, नो स्ट्रोक एनाबिना एजोला। अच्छा अच्छे से बॉटनी समझ में आ रही है ना भाई। सब क्या बोलते हैं कि बॉटनी हार्ड है, बॉटनी हमें समझ में ही नहीं आती, जबकि मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में कि अगर आपने साइकोलॉजी ये बना ली ना कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप इसको अच्छे से समझोगे। आपको ओल्ड क्लास के लिए ऐप कोर्स खरीदना पड़ेगा। कोर्स 499 रुपए में आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा श्रीराम EDU ऐप से। वहां आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी सारी। चलो ठीक है, ओके थैंक यू सभी को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलो आगे। अब मत खरीदो शेखावत जी, मैंने कौन सा आपको फोर्स किया है कि आप खरीदो, एज यू विश। मैं तो आपके भले की बात बोल रही हूं, किसी को फोर्स तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। मैं खुद को ही फोर्स नहीं करती कभी, तो तुम लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हो, तुम सोच के देखो। कभी मैंने खुद को ही फोर्स नहीं किया किसी काम के लिए। सैक्रिफिकेशन नाम जो है ना, वो सैक्रिफिकेशन मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं जानती हूं व्हाट इज द सैक्रिफिकेशन, तुम नहीं जानते उस चीज को, जो मुंह में आता है वो बोल देते हो बस। चलो ठीक है, क्लास को शेयर कर देना। ओके, सभी का कोर्स 499 में है। और हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन का कोर्स मैं तो यूपीएससी तक का 499 में दे रही हूं। अब तुम देख लेना किसको खरीदना और किसको नहीं खरीदना। ओके चलो भाई, अब आप लिखेंगे नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। आप किसके बारे में लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में लिखेंगे। और जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं हिंदी में, आवृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी अनावृत बीजी, सॉरी जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म को हम हिंदी में कहेंगे अनावृत बीजी, अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहेंगे, अनावृत बीजी कहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है किससे, जिम्नोस्पर्म से, अनावृत बीजी से। और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, आपको क्या करना है, शेखावत जी बोल रहे हैं मैं नौकरी लगा गोदंड दीना ही मैडम, व्हाट यू से।
चलो ठीक है भाई, हम पढ़ते हैं, हमारा ध्यान इधर होना चाहिए। हम जिम्नोस्पर्म या फिर किसकी बात करेंगे, अनावृत बीजी की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो इस अनावृत बीजी से हमें एक वर्ड समझ में आया कि अनावृत बीजी यानी कि इन पादपों में बीज तो बनेंगे, क्योंकि ये किसमें आ गए, फेनेरोगैम्स में आ गए। किसमें आ गए, फेनेरोगैम्स में आ गए। यानी इन पादपों में बीज तो बनेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, अनावृत रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, अनावृत। और अनावृत को आप क्या कहेंगे, नग्न कहेंगे, नग्न बीजी। यानी इन पादपों को आप नग्न बीजी पादप भी कह सकते हैं। यानी सीड बनेंगे, बीज बनेंगे, लेकिन उनके बाहर कभी फ्रूट मेम्ब्रेन यानी फल भित्ति का निर्माण नहीं होगा। यानी जिम्नोस्पर्म के पादपों में फ्लावर बनेंगे, सीड बनेंगे, लेकिन फ्रूट का निर्माण नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ये जो जिम्नोस्पर्म के पादप है, आप क्या कहेंगे, मैडम इनमें फ्लावर्स तो बनेंगे, क्या बनेंगे, इनमें फूल भी बनेंगे, फ्लावर्स भी बनेंगे, और फूल बन रहे तो इनमें सीड का निर्माण भी होगा। किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण भी होगा। लेकिन बीज कैसे बनेंगे, नग्न बीजी बनेंगे। बीज कैसे बनेंगे, नग्न बीजी बनेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर किसका निर्माण नहीं होता, फ्रूट का निर्माण नहीं होता, यानी कि फल का निर्माण नहीं होता। जब फ्रूट एब्सेंट है, देखो ये जो बीज है, फेनेरोगैम्स बता दिया था मैंने पहली क्लास में। उन फेनेरोगैम्स में हमने सबसे पहले किसको लिया है, जिम्नोस्पर्म को ले लिया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी ऐसे पादप है जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, उनमें सीड बनेंगे, लेकिन सीड कैसे होंगे, नग्न बीजी होंगे। यानी इन बीजों के बाहर की तरफ फ्रूट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि इनमें फ्रूट का निर्माण, फलों का निर्माण नहीं होता। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में देखो, ये जो जिम्नोस्पर्म है ये कैसे होते हैं, मरुदभिद होते हैं। कैसे पादप है, मरुदभिद पादप है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है कि जिम्नोस्पर्म पादप कैसे होते हैं। कुछ पादप जलोदभिद होते हैं, कुछ पादप कैसे होते हैं, मरुदभिद होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म के जो पादप हैं ये कैसे होते हैं, मरुदभिद पादप हैं। कैसे पादप है, मरुदभिद पादप है। ठीक है, इसके बाद में देखो, जिम्नोस्पर्म के पादपों में अगर टेरिडोफाइटा में वेस्क्यूलर सिस्टम बन गया तो आप क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म के जो पादप हैं इनमें भी वेस्क्यूलर सिस्टम कैसा होता है, प्रेजेंट। और साथ में आप क्या लिख देंगे, पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। पूर्ण विकसित प्रकार का क्या पाया जाता है, वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है, या फिर संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, वेस्क्यूलर सिस्टम या फिर संवहन तंत्र का निर्माण इसमें होता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म के अंदर। इसके बाद में देखो, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो पादप है ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यानी आप कहेंगे कि इनमें गैमेट बनते हैं। गैमेट का मतलब आप क्या कहेंगे, युग्मक बनते हैं। गैमेट, युग्मक के अंदर आप क्या कहेंगे, मैडम स्पर्म बन सकते हैं, स्पर्म। और पादपों में स्पर्म को क्या कहा जाता है, परागकण। पादपों के अंदर जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उनको क्या कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, पादपों में स्पर्म को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। इसके बाद आप दूसरी तरफ क्या कहेंगे कि इनमें किसका निर्माण हो जाता है, एग, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ओवेरी का निर्माण। यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। अगर इनमें एग और स्पर्म बन रहे तो हम क्या कहेंगे कि इनमें किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो गैमेट है, ये गैमेट क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या होता है, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो परागण की क्रिया है, इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म के जो सदस्य हैं इनमें परागण कौन सा होता है, वायु परागण होता है। वायु परागण का मतलब आप समझ गए कि ये जो स्पर्म है, ये जो परागकण है, ये वायु के द्वारा किस तक आते हैं, अंडाशय तक आते हैं। भाई कोई पादप है, अगर उस पादप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो ये परागकण है, स्पर्म है, ये किस पर आएंगे, मादा पुष्प पर आएंगे। और मादा पुष्प पर इनको कौन लेके आता है, वायु लेके आती है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, वायु परागण बोल दिया। क्या बोल दिया, वायु परागण। समझ गए होंगे। एयर पोलिनेशन, क्या बोलेंगे, एयर पोलिनेशन। एयर पोलिनेशन क्या है, एक परागण की क्रिया है जिसके अंदर वायु के द्वारा ये परागकण स्पर्म किस तक आ जाते हैं, फीमेल फ्लावर यानी ओवेरी तक आ जाते
हैं और यहाँ पे निषेचन हो जाता है और निषेचन से किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि क्या जिम्नोस्पर्म के पादपों में जाइगोट बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी भाई जाइगोट बनेगा। हम अच्छे से बता देंगे जाइगोट क्यों बनेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं और जहां गैमेट बनेंगे और गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज कर रही हूं। जिम्नोस्पर्म पादपों को हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं, यानी इनके अंदर फ्लावर्स पाए जाएंगे और फ्लावर्स होंगे तो इसमें क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, बीज बनेंगे। लेकिन बीज के बाहर की तरफ ये जो कोट होना चाहिए, जो फल भित्ति होनी चाहिए, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि इन अनावर्त बीजी पादपों में फ्रूट का निर्माण नहीं होता। क्लियर है। इसके बाद आप क्या कहेंगे, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र कैसा होता है, पूर्ण विकसित प्रकार के इनमें जाइलम और क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इन जो जिम्नोस्पर्म के पादप है इनमें क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट के रूप में क्या बनेंगे, स्पर्म, शुक्राणु, और शुक्राणु को आप क्या कहते हैं, परागकण। पादपों के अंदर स्पर्म को पोलेन कहा जाता है, पोलन, और पोलन को आप क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। ठीक है। और एक क्या पाया जाता है, ओवेरी पाया जाता है। तो होता क्या है कि वायु के द्वारा ये जो परागकण है ये कहां तक आ जाते हैं, ओवेरी तक आ जाते हैं और इनका क्या होता है, निषेचन होता है। तो उस क्रिया को आप क्या कहते हैं, वायु परागण, और निषेचन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म के पादपों में किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसके बाद जिम्नोस्पर्म से अच्छे सवाल बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि गैमेट किसमें बनते हैं, गैमेट कौन कौन से होते हैं, क्या जिम्नोस्पर्म में जाइगोट बनता है, ये सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा आपसे और भी सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखते जाना। मैं जहां ये बोल देती हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो उन चीजों को आप नोट लगा के कभी इग्नोर मत करना और कमेंट सेशन में कम से कम ध्यान देना। मेरे भाई लोगों, हाथ जोड़ रही हूं मैं आपके आगे। कुछ बोलने से पहले सोचा करो। सुबह भी यही दिक्कत थी, अभी भी आपको यही दिक्कत है। नोट लगा के लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जिम्नोस्पर्म में नोट लगा के कि आपको क्या लिखना है कि जिम्नोस्पर्म के पादपों की जड़ों के साथ, जिम्नोस्पर्म के पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध दिखाते हैं। कौन, नोस्टोक और एनाबिना। कौन दिखाते हैं, नोस्टोक और एनाबिना। तो आपको पहला पॉइंट साइकस के साथ, साइकस किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का। साइकस ये एग्जाम्पल है किसका, जिम्नोस्पर्म का, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस साइकस से 5 से 6 सवाल बनते हैं। साइकस से क्या बनेंगे, 5 से 6 सवाल क्या बनेंगे साइकस से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि नोस्टोक और एनाबिना। नोस्टोक और एनाबिना क्या होते हैं, सेवाल होते हैं। मैंने पढ़ाया है आपको कहां पे, सेवालों में। तो आप क्या लिखेंगे, नोस्टोक एंड एनाबिना सेवाल, एनाबिना सेवाल, नोस्टोक एंड एनाबिना सेवाल साइकस के साथ, किसके साथ, साइकस के साथ, साइकस के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। तो सीधा ही सवाल बन सकता है कि जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा पादप है जो नोस्टोक और एनाबिना, नोस्टोक और एनाबिना सेवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सहजीवी संबंध दर्शाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा साइकस। क्या आंसर होगा, साइकस। नेक्स्ट सवाल साइकस से, नेक्स्ट सवाल साइकस से क्या बनेगा कि साइकस के तने से, ध्यान से सुन लेना, साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस के तने से साबुदाना प्राप्त किया जाता है। साइकस के तने से साबुदाना, साबुदाना सबने यूज किया होगा, खीर वगैरह बनाई जाती है तो साबुदाना प्राप्त
किया जाता है। तो अच्छा सवाल है कि साबूदाना किस पादपों के सदस्यों से प्राप्त करते हैं? जिम्नोस्पर्म से। और ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिससे साबूदाना प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? साइकस के पादपों से। किसके? साइकस के पादपों से। नेक्स्ट सवाल साइकस से क्या बनेगा कि अंडमान द्वीप के समूह है, ध्यान से सुनना, अंडमान द्वीप के सदस्य, अंडमान द्वीप के सदस्य या फिर लोग सदस्य साइकस के बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं। साइकस के बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइकस के जो बीज बनते हैं, जो सीड बनते हैं, ये बीज भी कैसे होते हैं? खाने योग्य होते हैं। और वो कौन से लोगों द्वारा खाया जाता है? आप क्या कहेंगे? वो अंडमान द्वीप के जो सदस्य हैं, अंडमान द्वीप के जो सदस्य हैं, ये सदस्य क्या करते हैं? साइकस के बीजों को भोजन के रूप में क्या करते हैं? काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साइकस से अगला सवाल क्या बनेगा? नेक्स्ट सवाल साइकस का क्या बनेगा कि साइकस है ना, साइकस की पत्तियों से झाड़ू बनाई जाती है। साइकस की पत्तियों से झाड़ू बनाई जाती है, झाड़ू बनाई जाती है। साइकस की जो पत्तियां हैं वो भी काम की है। देखो, साइकस का तना भी काम का है, साइकस के बीज भी काम के हैं, और साइकस की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से क्या बनाई जा सकती है? झाड़ू भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलो, और साइकस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या बात है? देखो, साइकस को ध्यान से सुनना, साइकस को पादप जगत का, साइकस को पादप जगत का जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को पादप जगत का जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को पादप जगत का जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा सदस्य है ऐसा, कौन निम्न में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसे हम जीवित जीवाश्म के रूप में जानते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा कि जिम्नोस्पर्म का एक सदस्य है, कौन सा? साइकस। इस साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। साइकस को हम क्या कहेंगे? जीवित जीवाश्म कहेंगे। ठीक है, अब एक बार क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो, तब मैं आगे चलूंगी। एक बार क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो जल्दी से। प्लीज शेयर क्लास। कितनी बार बोले यार आपको? हाँ, सागोपाम कहते हैं साइकस को। Because you are always put up stupid questions, आदित्य प्रजापति जी। Because always you are put up stupid questions, और मुझे पता है कि मैं stupid questions का आंसर कभी नहीं दूंगी। मेरी जो साइलेंस है वो ही stupid questions का आंसर है। That's it। क्लास को शेयर करो जल्दी से। चलो आगे। कर दिया? अभी पता लग जाएगा मुझे तुमने क्लास को शेयर किया है कि नहीं किया। करो करो जल्दी, क्लास को शेयर करो। परवीन सिंह जी, ये कैसे पॉसिबल? आप 10 ग्रुप में कर रहे हो फिर भी यार स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे, या फिर और लोग नहीं कर रहे होंगे? अच्छा सोनिया जी, ओके, थैंक यू। आप करते रहना, जो अच्छे जो क्लास को शेयर करेंगे उनको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। अब आप करो नहीं करो डिपेंड करता है आप लोगों पे। हाँ गोपी जी, बोलूंगी आपसे, बिल्कुल बोलूंगी यार, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपसे ही नहीं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी किससे? चलो आगे।
तो जिम्नोस्पर्म, एक बार ध्यान से सुन लो फिर से, हमने जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी का पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया है? साइकस लिया है। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? साइकस। साइकस को याद करो, साइकस के साथ नोस्टोक और एनाबीना क्या है? सेवाल है। ये नोस्टोक और एनाबीना जो सवाल है, ये नोस्टोक और एनाबीना सवाल साइकस के साथ कौन सा रिलेशन दिखाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि जो साइकस है, इस साइकस के तने से क्या प्राप्त किया जाता है? साबूदाना प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग खाने के रूप में करते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि अंडमान द्वीप के जो सदस्य हैं, अंडमान द्वीप के सदस्य साइकस के बीजों को भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं? काम में लेते हैं। साइकस की पत्तियों से क्या बनाई जा सकती है? झाड़ू बनाई जा सकती है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि साइकस को पादप जगत का जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। साइकस को क्या कहा जाता है? साइकस को पादप जगत का जीवित जीवाश्म के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे, मिटा दो इसको। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी, एक बात साइकस से एक बात और लिखनी है आपको, साइकस से एक बात और लिखनी है। सबसे बड़े युग्मक, और युग्मक में आप क्या लिख लेंगे? एग प्लस स्पर्म। सबसे बड़े युग्मक यानी एग और स्पर्म किसके होते हैं? साइकस के होते हैं। किसके होते हैं? साइकस के होते हैं। बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कि सबसे बड़े स्पर्म, सबसे बड़े शुक्राणु और सबसे बड़े अंडाणु कौन से जीव के हो सकते हैं? कौन से पादप के होंगे? तो आप क्या कहेंगे? साइकस के होंगे। तो सबसे बड़े युग्मक किसके होते हैं? साइकस के। और युग्मक में आप क्या लिख लेंगे? एग और स्पर्म। एग और स्पर्म सबसे बड़े किसके होते हैं? आप क्या कहेंगे? सबसे बड़े किसके होते हैं? साइकस के होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रही हूं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम, देखो नाम कुछ ऐसा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ओफियोग्लोसम, दूसरा एग्जाम्पल आपसे क्या पूछा जाएगा? ओफियोग्लोसम का पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये ओफियोग्लोसम क्या है? देखो, ओफियोग्लोसम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ओफियोग्लोसम नाम के जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर है? आप क्या कहेंगे? ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स या फिर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद आप तीसरा एग्जाम्पल लेंगे इसका, पाइनस। तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे? पाइनस। तो पाइनस से क्या प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अब ये चिलगोजा क्या है? खाने योग्य होता है। इस चिलगोजा को ध्यान से सुनना, इस चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म का मेवा, मेवा आप सबने खाया है, तो पादपों में भी वही मेवा पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है वो किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। और ये चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से। क्लियर है? ओके जतिन जी, ओके जस्टिन टेलर जी, ओके ओके ओके, क्लियर है इतना? पाइनस, पाइनस से क्या प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। और इस चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का क्या कहा जाता है? मेवा कहा जाता है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि जो चीड़ का वृक्ष है, किसकी बात कर रही हूं? चीड़ का वृक्ष। चीड़ का जो वृक्ष है ना, चीड़ हो गया, देवदार हो गया। देवदार का नाम सुना है? देवदार, चीड़, देवदार, ये सारे क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। देवदार से तो हम क्या करते हैं? इमारती लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। देवदार से क्या किया जाता है?
इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग फर्नीचर के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग फर्नीचर के रूप में किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, चीड़ का जो वृक्ष है, इस चीड़ के वृक्ष से हम किसका तेल प्राप्त करते हैं, तारपीन का तेल। किसका तेल, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, चीड़ के वृक्ष से। और ये जो देवदार है, ये देवदार भी एक प्रकार का क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, जिसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर लेंगे, फर्नीचर बना लेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़े युग्मक, सबसे बड़े युग्मक यानी एग और स्पर्म है, वो किसमें पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं। फिर हम क्या बात करेंगे, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम नाम के जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे कि पाइनस के अंदर क्या पाया जाता है, पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, जिसे जिम्नोस्पर्म का क्या कहा जाता है, मेवा कहा जाता है। फिर आप क्या कहेंगे कि चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, या फिर इसको चीड़ के तेल के नाम से भी जानते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि देवदार भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है कि पाइनस की जड़ें, पाइनस की जड़ें, पाइनस की रूट, पाइनस की जड़ें प्लस कवक का संबंध, प्लस कवक का संबंध, यानी कि पाइनस की जड़ों के साथ कवक एक रिलेशन बनाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। तो पाइनस की जड़ों के साथ कवक के संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि माइकोराइजा क्या है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या है। तो आप क्या कहेंगे, माइकोराइजा क्या है कि जो पाइनस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, इस पाइनस की जड़ों के साथ, इस पाइनस की जड़ों के साथ कवक का जो रिलेशन होता है, उसे आप क्या कहेंगे, माइकोराइजा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, माइकोराइजा कहेंगे। क्लियर है, ये बात क्लियर है इतनी। इसके बाद आपने ये तीसरा एग्जाम्पल लिखा, आप चौथा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसका चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे इफेड्रा। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इफेड्रा। इफेड्रा भी एक प्रकार का क्या है, इफेड्रा भी एक प्रकार का क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इफेड्रा भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। समझ में नहीं आया, अभी बता दूंगी। इफेड्रा भी क्या है, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। तो इफेड्रा से ध्यान रखना, इफेड्रीन औषधि प्राप्त की जाती है। इफेड्रा से इफेड्रीन औषधि प्राप्त की जाती है, इफेड्रीन औषधि, और इसका उपयोग किया जाता है दमा या अस्थमा में, दमा या अस्थमा रोग में उपयोगी। इफेड्रीन दमा या अस्थमा रोग में उपयोगी होती है क्या, इफेड्रीन औषधि। और ये इफेड्रीन औषधि किससे प्राप्त की जाती है, इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज इतना ही हो पाएगा, लेकिन एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेती हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। ध्यान से सुनो, हमने क्या पढ़ा, जिम्नोस्पर्म में हमने साइकस को पढ़ लिया, साइकस वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, साइकस के बाद कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ओफियोग्लोसम, कि ओफियोग्लोसम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे, ये जो पाइनस है, इस पाइनस से क्या प्राप्त किया जाता है, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। और चिलगोजा को हम जिम्नोस्पर्म का क्या कहते हैं, मेवा कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, खाया जा सकता है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा दूसरा, कि जो चीड़ का जो वृक्ष है, इस चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो देवदार का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष भी एक प्रकार का क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। और इस देवदार के वृक्ष से हम क्या प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी या फिर फर्नीचर प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो पाइनस का वृक्ष है, देखो पाइनस के वृक्ष के साथ क्या जुड़ी होता है, कवक।
पाइनस के वृक्ष के साथ क्या जुड़ी होती है? कवक। तो पाइनस की जड़ और कवक का जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? माइकोराइजा कहेंगे। फिर मैंने अगला एग्जांपल लिखा इफेड्रा। ये इफेड्रा एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म है। इस इफेड्रा से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? इफेड्रीन औषधि प्राप्त की जाती है। और इस इफेड्रीन औषधि का उपयोग दमा या फिर किसमें किया जाता है? अस्थमा में किया जाता है। आज की हमारी ये क्लास रही जिसमें हमने टेरिडोफाइटा और किसको पढ़ा है? जिम्नोस्पर्म को पढ़ा है।